मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका मैं पार्ट 1 लेके आई हूँ, पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगी, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊँगी। पार्ट 1 आज पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पार्ट 2 में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री क्या होता है। देखो इंडस्ट्री क्या होता है, हम सब ने देखी होगी, जैसे बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री होती है, आयरन इंडस्ट्री होती है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है। अब एक्चुअल में हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। हम एक तो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता इंडस्ट्री क्या होती है, साथ में ये वर्क कैसे करती है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ पे। तो देखो आप सबने प्लांट्स तो देखा ही होगा। प्लांट्स हम जानते हैं, प्लांट्स, अब प्लांट से क्या बनता है, हमारा कागज़ जिस पे हम लिखते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो सबसे पहले हम उसकी क्या बनाते हैं, एक पल्प बनाते हैं, ठीक है। तो पल्प से क्या बनेगा, फिर उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के फाइनली मशीन से हम क्या तैयार करते हैं, पेपर। और पेपर के बाद में फाइनली हम उससे क्या बनाते हैं, नोटबुक। तो देखो लकड़ी जो है वो थोड़े कम प्राइस में मिलती है, पेपर उससे थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ वर्क की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। और पेपर के बाद में नोटबुक उसके कॉस्ट और महंगी होती है क्योंकि उसमें भी क्या होती है, लोगों की वर्क और जो पैसे लगे हो उनके सबके एड ऑन होके हमसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो देखो क्या है, अभी तक हमने 3 टाइप की एक्टिविटीज़ देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है जो ऐसे मान लो हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड। सेकेंडरी होती है जैसे प्राइमरी से अपन कोई चीज़ कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले क्या ग्रो करी, कॉटन ग्रो करी। अब कॉटन ग्रो करी तो कॉटन के बाद हम उससे क्या बनाएंगे, कपड़ा। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस है। तो जो कपड़ा बनने का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है और मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है, टू ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। ऑब्वियसली बात है, कपड़ा महंगा होता है और वही अपन डायरेक्ट ड्रेस खरीदे तो वो कपड़े से भी ज़्यादा महंगी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो प्रोसेस सारा जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो इंडस्ट्री क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। किसी चीज़ में पैसा अगर मिलता है हमें तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसका मेन कंसर्न क्या होता है, मेन काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चीज़ों की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स निकालना। मिनरल्स मतलब हो गया आयरन, स्टील, गोल्ड वगैरह, ये जब धरती के अंदर से हम निकालते हैं वो भी एक इंडस्ट्री का काम होता है। द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड कराना, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा बहुत सारी फूड इंडस्ट्री हो गई, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोल माइनिंग हो गया, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। तो ये सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आती है टूरिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को हम कितने पार्ट में बांटते हैं वो सब इसके अंदर आता है। जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से अलग होती है, साइज़ के हिसाब से अलग होती है और ओनरशिप के हिसाब से अलग होती है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के हिसाब से, मतलब हमें कच्चा माल जो मेन फर्स्टली जो चीज़ है, जैसे कॉटन हो गया, जैसे स्टील हो गया, ये फाइनली हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, रॉ मटेरियल क्या है इसका, मेनली फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो देखो एग्रो बेस्ड, तो नाम ही बता रहा है कि एग्रीकल्चर, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है, तो देखो यहाँ पे हमें मिलता है फूड प्रोसेस, खाना मिलता है, वेजिटेबल ऑयल मिलता है, कॉटन मिलता है, ठीक है। ये सब हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और लेदर इंडस्ट्री, ये किससे मिलती है हमें, सारे एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। अब मिनरल बेस्ड, मिनरल के अंदर होता है जितने भी हम मेटल्स वगैरह देखते हैं वो इसके अंदर आता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। ये सब इसके अंदर, जैसे हेवी मशीनरी होगी जो आयरन वगैरह से बनती है तो वो मिनरल बेस्ड के अंदर आता है। बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे, जो बड़े बड़े जैसे गवर्नमेंट काम वगैरह देती है वो सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसके बाद मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन मतलब क्या होता है, नाम बता रहा है कि मरीन मतलब क्या होता है, सी एरिया से रिलेटेड,
ठीक है, समुद्र एंड ओशियन से रिलेटेड होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो इंडस्ट्री आती है जैसे सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल। जैसे हम बहुत सारे फिश ऑयल, जैसे बहुत सारों को हम फिश ऑयल देते हैं, विटामिन डी का कैप्सूल देते हैं, तो डी के अंदर फिश ऑयल भी होता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। इसके बाद हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फॉरेस्ट यानी कि हमें जंगल से क्या क्या मिलता है। तो देखो हमें जानते हैं कि पेपर बनता है, ठीक है, फार्माक्यूटिकल्स मतलब होता है मेडिकल, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह मिलती है तो वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइज़ की। साइज़ क्या होता है, अब देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ छोटी होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती है। तो छोटी को हम स्मॉल स्केल बोलेंगे और बड़ी को हम लार्ज स्केल बोलेंगे। छोटी वाली के अंदर आता है, जैसे ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें आती है जो हाथ से बनाई जा सकती है, जैसे बास्केट को बुनना, ठीक है, पॉटरी, मिट्टी की चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब इसके अंदर आता है। इसके एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी भी कम चाहिए, किसके कंपैरिजन में, लार्ज स्केल के कंपैरिजन में। ठीक है, जबकि लार्ज स्केल को ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, सिल्क वेव एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पार्ट कि ओनरशिप के हिसाब से हम कैसे डिवाइड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओनरशिप के हिसाब से एक सेकेंड, देखो अपन बात करते हैं ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है, ओनरशिप मतलब क्या होता है, आज जैसे मान लो मेरा खुद का घर है तो उसमें मैं हर किसी को एंट्री नहीं करूँगी, जो मेरा खुद का जानने वाला है उसको ही करूँगी, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब होता है या तो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन का होगा या किसी इंडिविजुअल ग्रुप का होगा। ठीक है, अब द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन, इंडस्ट्रीज़ है वो किसके थ्रू, कौन ओन करता है इसको, गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स हो गया, साथ में SAIL। तो ये कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, सेल SAIL। ठीक है, तो सेल क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट सेक्टर में आता है, नाम ही बोल रहा है जॉइंट, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ दो, तो या तो ये किसी इंडिविजुअल्स का हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है या फिर गवर्नमेंट का हो सकता है। तो आपस में 2 या 3 ग्रुप या 3 लोग मिलके काम कर सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, इसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव मतलब होता है कोई ग्रुप बना सकते हैं रैंडमली, कोई भी जने या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सप्लायर, ठीक है, या फिर कोई भी वर्कर्स, ये सब ग्रुप बना के अपना खुद का प्रॉफिट अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हैं और खुद का ही प्रॉफिट उसमें अंदर से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। जैसे आनंद मिल्क हो गया, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो लोग देखेंगे, आज मान लो मुझे फैक्ट्री बनानी है, तो मुझे इंडस्ट्री बनानी है, तो मैं कहाँ पर अपनी जगह मतलब लूँगी, तो सबसे पहले तो मेरे पास लैंड होना चाहिए। उसके बाद लैंड के बाद मेरे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मैं इजीली सब जगह ट्रांसपोर्ट कर सकूँ, चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेज सकती हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, इजीली दुनिया में कहीं पर भी मैं ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा पावर होनी चाहिए ताकि मैं फैक्ट्रीज़ वगैरह, मतलब मेन पावर भी होनी चाहिए, और मतलब गवर्नमेंट से अथॉरिटी भी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकूँ उस चीज़ को। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा लेबर, अब आज मान लो मेरे पास लेबर या काम करने के लिए ह्यूमन्स ही नहीं होंगे, तो फिर मैं कैसे फैक्ट्री को इजीली चला सकती हूँ, तो लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट, आज आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ को नहीं ग्रो कर सकते, नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद है मार्केट, अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भी आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई कपड़ा बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब टेक्सटाइल के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। अब कॉटन अगर मैं खेतों के आसपास या ऐसी इजीली जगह पे करूँगी जहाँ से खेतों से मेरे फैक्ट्री के अंदर आराम से कॉटन आ पाएगा, तो मैं वो जगह ऐसी चूज़ करूँगी। उसके बाद मेरे पास अच्छी खासी जगह होनी चाहिए ताकि मैं फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा सकूँ या जो भी है। इसके अलावा
इलेक्ट्रिसिटी और पावर वगैरह का भी ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद लेबर, मैं वहाँ पे लेबर लगा सकूँ। कैपिटल, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ जैसे मशीनें वगैरह। और साथ में जब मान लो कोई भी हमारे पास जैसे कपड़ा तैयार हो गया, कपड़े के बाद में हमने ड्रेस बना ली। अब ड्रेस बनाने के बाद मैंने उसको ब्रांडिंग कर दी या मार्केटिंग अच्छी कर दी, तो मैं ईजिली उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। तो ये इसलिए लोकेशन और ये सब इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट होता है जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब किसके अंदर आता है, इनपुट के अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद ये सब इनपुट के अंदर आता है। ठीक है। अब प्रोसेस के अंदर आता है हमारा वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। आउटपुट के अंदर आता है फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमें क्या दे, इनकम दे। ठीक है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो उसके अंदर इनपुट आता है हमारा कॉटन, ह्यूमन लेबर और फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद में हमें प्रोसेस के अंदर आया गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग और डाइंग। मतलब जैसे मान लो गिनिंग, उसको मतलब उससे पूरा कपड़ा तैयार करना। डाइंग मतलब होगा उसको कलर करना, और प्रिंटिंग मतलब उसमें जो भी प्रिंट अपन को तैयार करनी है वो। द आउटपुट क्या हो गया उसका, शर्ट हम जो भी पहनते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीज़न की। तो इंडस्ट्रियल रीज़न क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो जो चीज़ें अफेक्ट करती है उसके हिसाब से हम एक इंडस्ट्री का एरिया बनाते हैं या इंडस्ट्री बनाते हैं उस जगह पे। तो कौन कौन से रीज़न हैं हमारे, तो देखो ये मैं मैप बताती हूँ आपको। देखो ये फर्स्ट वाला जो है ये तो हमें बता रहा है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री बेल्ट को बताता है, और सेकंड जो ब्लैक ब्लैक है वो इंडस्ट्रियल रीजन, मतलब कहाँ कहाँ इंडस्ट्री है। तो हम आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका में इतना बड़ा पार्ट है जो कि इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है। और साउथ अमेरिका में थोड़ा कम पार्ट है, पर नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है इंडस्ट्रियल रीजन। देखो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है। ये ब्राज़ील हो गया। ठीक है। ये सब हमारा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इधर अफ्रीका में, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में ये देखो। ठीक है। घना हो गया, नाइजीरिया हो गया। ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे नैरोबी हो गया, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल रीजन है। अब ये देखो हमारे ये नॉर्थ कोरिया में हो गया, ये जावा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, ये हो गया। ठीक है। अब इंडिया के अंदर या इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये वाला पार्ट हमारा समुद्र के पास वाला एरिया, ये गंगा रिवर वाला एरिया, ये जितने भी समुद्र के पास पास वाले एरिया है ना, ये समुद्र के पास पास वाला एरिया है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इजीली कहीं पर भी दुनिया में, जैसे मान लो यहाँ से हमें कहाँ इधर कहीं भेजना है हमें कोरिया माल, तो इधर जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है, सी एरिया अच्छा है, तो आराम से हम भेज सकते हैं। ठीक है। वहीं इधर मुंबई वाले रीजन से हम इधर अमेरिका या अफ्रीका कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रीजन इस जगह पे होता है ताकि आराम से ट्रांसपोर्ट हम इजीली कर सकें और आराम से वो चीज़ें हो सके। तो इंडिया में भी हमारे ये इधर सी एरिया के आसपास है। ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं, एक मिनट। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो India has several industrial regions like Mumbai, Pune, Bangalore, Tamil Nadu, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur, Gurgaon, Delhi, Meerut और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है। अब देखो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या हुआ, तो इंडिया में एक बहुत ही ख़तरनाक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था। वो कब हुआ था, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत लोग मर गए थे, भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर को 1984 में, रात को 12:30 बजे हुआ था। इट वाज टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसके अंदर सबसे पॉइजनस गैस थी मिथिल आइसोसाइनाइड, जो कि फैल गई थी, पूरे एरिया में लीक हो गई थी, और उसमें मतलब ऑफिशियल डेथ इतनी थी। ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हुआ था कि जो इस गैस से काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, उसके बाद भी तो लोगों को ब्लाइंडनेस हो रही थी। ठीक है। इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया था, और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो रहा था। तो ये कौन सी जगह पे हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर हुआ था। इसमें बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स है उसको हटा दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। चाइना में हुआ था 23 दिसंबर 2005 में हुआ था। ठीक है। इसमें 243 लोग मर गए थे और 9000 वर इंजर्ड थे। ठीक है।
इसके अंदर बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोज़न फेल गया था पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद है रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं हम, किसी भी फैक्ट्री में डिज़ास्टर होगा या जो इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेटेड एरिया से कहाँ करेंगे, इनको अलग रखेंगे, दूर रखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया को। पीपल स्टेइंग इन द विंसिटी of industry should be aware of the shortage of toxins, storage of toxins and hazardous substance and their possible effect in case of accident। और लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिस सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, मतलब जो खतरनाक चीज़ें होती है वो कम से कम होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन दिस इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और इसके साथ में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा और हम उसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक